वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले हम लोगों ने 4 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो हम लोग अगली वीडियो में जिस तरह के बिजनेस का डिस्कशन करेंगे उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, पहले हमें ये जानना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जहां बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके अपना कंट्रीब्यूशन करके और एक कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, कैपिटल बनाते हैं। और ये जो पैसा लगाते हैं इनके पैसे को शेयर कहा जाता है, और जो लोग पैसा लगाते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। और ये जो भी पैसा लगाते हैं उसको शेयर बोलते हैं, जो भी पैसा लगाते हैं। और इनके सारे पैसे को मिला करके कंपनी का कैपिटल होता है, जिसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। और कंपनी के इस शेयर कैपिटल को यूज करके कंपनी के बिजनेस को चलाया जाता है। और कंपनी अगर किसी कारण से अगर बंद हो जाती है फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो फिर ये जो पैसा जिन्होंने लगाया है उनके पैसे को वापस कर दिया जाता है। तो यही कंसेप्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। स्टॉक का मतलब शेयर, ग्रुप ऑफ शेयर को स्टॉक बोलते हैं। बहुत सारे शेयर को एक साथ अगर हम लोग लें तो उसको स्टॉक बोला जाता है। तो देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। यहाँ आपको कुछ पिक्चर में दिख रहा है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, आईटीसी, रिलायंस, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, ये सारे कंपनीज के नाम हैं और ये सारे जॉइंट स्टॉक कंपनी हैं। एक कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बहुत सारे लोग मिल करके एक एसोसिएशन बनाते हैं बिजनेस करने के लिए। उनका अपना एक लीगल स्टेटस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, और वे अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब मेंबर से कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। एक कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस तरह हम लोग पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। उसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, ऑनर से वो अलग होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसका रूल्स के द्वारा ही बनता है और रूल्स के द्वारा ही ख़त्म होता है। कॉमन सील होता है, उसका अपना एक कॉमन शील होता है। कंपनी जो भी होते हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में गवर्न होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखा था, उसी तरह कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 2013 गवर्न होता है। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था, जो अभी फंक्शन में नहीं है। एज पर सेक्शन 220 ऑफ द एक्ट 2013, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब 2013 के एक्ट में जो भी कंपनी बना है वो भी कंपनी है, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, और जो भी पहले के कंपनी लॉ हैं जैसे 1956 या उससे पहले के जो लॉ होंगे उसमें के अंदर भी अगर कोई बना है कंपनी तो उसको भी हम कंपनी कहेंगे। शेयर होल्डर आर द ऑनर। शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? जो कंपनी में पैसा लगाता है वही कंपनी का मालिक होता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। सारे करोड़ों शेयर होल्डर एक कंपनी के होते हैं, सारे लोग आके कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, मैनेजिंग कमिटी को सिलेक्ट करते हैं जो उस कंपनी को मैनेज करती है। सिमिलर लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी। यूजुअली द ऑनर एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। इसके जो ऑनर होते हैं, जो इसमें पैसा लगाते हैं, वे डायरेक्ट तो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, लेकिन अपने वोटिंग के थ्रू इनडायरेक्टली वो बिजनेस पे कंट्रोल करते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड शेयर। कंपनी का जो कैपिटल होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। विच कैन बी ट्रांसफर्ड, और इस शेयर को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आज कंपनी का शेयर किसी के पास है, वो कंपनी का ऑनर है, कल वो किसी और को बेच देगा तो ऑनर कोई और हो जाएगा। फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को छोड़ करके सारी कंपनियों में शेयर जो होता है ट्रांसफ़र हो सकता है, सारे पब्लिक कंपनियों में शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे मिस्टर एक्स ने 10 शेयर खरीदा है तो वो कंपनी का मालिक है, लेकिन उसने शेयर बेच दिया मिस्टर वाई को, तब मिस्टर एक्स कंपनी का मालिक नहीं रहा, मिस्टर वाई हो गया। कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं?
कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है। जिस तरह हम पर्सन हैं, कंपनी भी पर्सन है, बस वो अंतर ये है कि वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि कंपनी का क्रिएशन किसके थ्रू होता है, लॉ के थ्रू होता है, और अपने वो मेंबर से इंडिपेंडेंट होता है, मेंबर से अलग होता है। लाइक नेचुरल पर्सन जैसा हम हैं, उसी तरह कंपनी के नाम से भी जैसे हम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, कंपनी भी प्रॉपर्टी रख सकती है। कंपनी डेब्ट ले सकती है, कंपनी उधार ले सकती है, उधार दे सकती है, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी पे केस फाइल कर सकती है, कोई उस पे केस फाइल कर सकता है। इसलिए कंपनी को हम पर्सन बोलते हैं। लेकिन वो ब्रेथ नहीं करती, ईट नहीं करती, रन टॉक और ये सब नहीं करती, इसलिए उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का दूसरा फीचर है कंपनी अलग है अपने शेयर होल्डर से, अपने ऑनर से कंपनी अलग होती है। कंपनी अलग होती है और उसके ऑनर अलग होते हैं। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्वायर एन आइडेंटिटी। कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है जो इसके मेंबर से अलग होती है। मेंबर के आने जाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका एसेट्स, इसकी लाइबिलिटी इसके मेंबर से अलग होती है। जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से कंपनी के प्रॉपर्टी को कोई मतलब नहीं होता है। तो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ऑनर टू बी वन एंड द सेम। जो भी कंपनी एक्ट 2013 है, उसने इस बात को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि बिजनेस और ऑनर दोनों एक ही है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगला जो फीचर है फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लिकेटेड है। कंपनी के फॉर्मेशन के लिए एक लंबे स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स। आपको कंपनी सेटअप करना है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं, एंड कंप्लायंसेस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट, और बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट को भी कंप्लायंस करना पड़ता है बिफोर इट कैन स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग। इससे पहले कि कंपनी स्टार्ट हो, कंपनी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज कंपल्सरी अंडर द एक्ट 2013। कंपनी को रजिस्टर्ड कराना एकदम कंपल्सरी है कंपनी एक्ट 2013 में। एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ एज स्टेटेड अर्लियर, चाहे कंपनी एक्ट के जिससे 2013 से पहले जो भी एक्ट था उसके अंडर में कंपनी को रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी है। सच कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 1956 और एनी कंपनी लॉ सेल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द कंपनी। या तो 1956 में रजिस्टर्ड हो या 2013 में रजिस्टर्ड हो तो भी उसको भी कंपनी कहा जाएगा। अगला फीचर क्या है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कंपनी का क्रिएशन किससे होता है, लॉ से होता है, और उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, लॉ से कर सकते हैं। It will only cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed. कंपनी के बंद करने के प्रोसेस को वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो कंपनी को अगर बंद करना है तो उसके लिए लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और कंपनी को खड़ा करना है तो उसके लिए भी लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कैन बी क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी क्लोज्ड बाय लॉ। मेंबर्स में कम, मेंबर आ सकते हैं, मेंबर जा सकते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। आज ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, टाटा का एग्जांपल आप ले लो, जो लगभग 150 सालों से आराम से चल रही हैं। कितने उसके शेयर होल्डर आए होंगे, कितने गए होंगे, लेकिन कंपनी अपनी स्पीड से चल रही है। कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल कौन करता है? कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में गैपिंग है। कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अब कंपनी को फिर मैनेज कौन करेगा? तो कंपनी को मैनेज करने के लिए सारे शेयर होल्डर मिल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? वोटिंग के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर कंपनी को क्या करती है? मैनेज करती है। Management and control of the affair of the company is undertaken by the board of directors, which appoint the top management official for running the business. अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल करके अच्छे अच्छे मैनेजर का अपॉइंटमेंट करती है और वही कंपनी को रन करवाते हैं। डायरेक्टर होल्ड द पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर।
फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। कंपनी के वर्किंग के लिए डायरेक्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, बहुत इमेंस सिग्निफिकेंस पोजीशन पे होते हैं। The shareholder, however, do not have the right to the involve in the day-to-day running of business। बिजनेस को डे टू डे चलाने में शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उसके लिए शेयर होल्डर किसको सिलेक्ट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मैनेजर, एम्प्लॉय और वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं और कंपनी चलती है, रन करती है। लेकिन शेयर होल्डर चाहें कि हम कंपनी को चलाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब मालिक होके भी आप कंपनी नहीं चला सकते। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कंपनी जो होती है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आप जितना पैसा कंपनी में लगाए हैं बस उतने के लिए ही आप लायबल हैं। आपका पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी में यूज नहीं होगा। क्रेडिटर कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम सिंस इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द मेंबर दैट ऑन द डेप्ट। अब क्रेडिटर को जब उधारी है तो क्रेडिटर किससे लेगा पैसा? कंपनी से लेगा। ऑनर के घर जाके उसका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ले सकता क्योंकि ऑनर अलग है और कंपनी अलग है। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी यूज होता है। द मेंबर कैन बी आस्क्ड टू कंटिन्यू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। मान लेते हैं कंपनी में लॉस हो गया तो आप एज ए मेंबर है तो आपका उतना ही लॉस होगा जितना आपने कैपिटल लगाया है। कैपिटल से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। Suppose Akash is a shareholder in a company holding 2000 share of 10 each, which has already paid 7 per share। तो उसने लगभग 14,000 कंपनी में लगा दिया है। 7,000 करके शेयर है और 7 रुपया एक शेयर का दाम उसने पे कर दिया है। कंपनी में उसने 14,000 रुपीज़ लगा दिया है। हिज लाइबिलिटी टू द इवेंट ऑफ लॉस और द कंपनीज फेलियर टू पे डेप्ट कैन ओनली अप टू ₹6,000 द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जितना उसने नहीं दिया है उतने के लिए वो लाइबल है। 10,000 उसको देना था, उसने 14 दे दिया तो 6,000, सॉरी 2,000 इंटू 10 20,000 उसको देना था, 14 उसने दे दिया तो उसने 6 नहीं दिया तो 6 देने के लिए ही वो लाइबल है, उससे ज़्यादा देने के लिए वो लाइबल नहीं है। बियॉन्ड दिस ही इज़ नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग टुवर्ड द डेब्ट और लॉस ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब ये हुआ कंपनी डूबेगी तो कंपनी के ऑनर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेच करके कंपनी की लायबिलिटी नहीं पे की जाएगी। कंपनी की लायबिलिटी के लिए सिर्फ वो जितना कैपिटल लगाया है उसी को यूज कर सकते हैं। कॉमन सील। कंपनी का अपना एक सील होता है जिससे हम सिग्नेचर करते हैं, कंपनी भी सिग्नेचर करती है। लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल है इसलिए वो कैसे सिग्नेचर करेगी, इसलिए उसका अपना एक कॉमन सील होता है। कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। If a company has a common seal, it must be affixed to the document such as agreement of the company। नॉर्मली हर एक कंपनी की कॉमन सील होती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर होगी तो सारे डॉक्यूमेंट पे वो सील लगती है। इफ़ अ कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथोराइज बाय द बोर्ड्स रेजुलेशन। लेकिन अगर सील नहीं है तो जो भी डॉक्यूमेंट पे जो आदमी साइन कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ऑथोराइज करना चाहिए। रिस्क बियरिंग। कंपनी में रिस्क तो होता ही है, हर बिजनेस में रिस्क होता है। तो द रिस्क ऑफ लॉस इन अ कंपनी बॉन्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर। सारे शेयर होल्डर मिल करके उस रिस्क को बियर करते हैं, क्योंकि इसमें तो लाखों शेयर होल्डर हैं, लाखों शेयर होल्डर मिल करके उस रिस्क को बियर करते हैं। दिस इज अनलाइक द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क को सिर्फ अकेला मालिक बियर करेगा। पार्टनरशिप में भी कुछ लोग ही बियर करेंगे रिस्क को, लेकिन कंपनी में सारे लोग बियर करेंगे। In the face of financial difficulty, all shareholders in the company have to contribute to the debt to the extent of their share of the company's capital। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने से शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, एज अ कैपिटल लगाते हैं। द रिस्क और लॉस दस गेट स्प्रेड ओवर द लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। जो भी लॉस होता है करोड़ों शेयर होल्डर में बढ़ जाता है, इसलिए हर शेयर होल्डर को लॉस उतना ही होता है जितना उसने कैपिटल लगाया है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। अब बेनिफिट्स देखते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज लिमिटेड लायबिलिटी है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप जितना पैसा लगाए हैं बस उतने के लिए आप लायबल हैं, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता।
शेयर होल्डर आर द लाइबल टू द एक्सटेंड ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। जितना उसने पेड नहीं किया उतना आपको पे करना पड़ेगा। ऑल्सो ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल डेप्ट। कंपनी का ही एसेट सिर्फ यूज हो सकता है डेप्ट पेमेंट करने में। पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगा उस पर कोई क्लेम नहीं हो सकता। दिस रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क बॉर्न बाय द इन्वेस्टर। इस तरह इन्वेस्टर को कंपनी में रिस्क कम होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी का शेयर किसी के पास है, वो चाहे तो उस शेयर को बेच सकता है किसी और को, और जिसको बेचेगा वो उसका मालिक हो जाएगा। ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एड टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एज द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में शेयर को आसानी से बेचा जा सकता है और जो खरीद लेगा वो उस कंपनी का मालिक हो जाएगा। एज सच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन केस ऑफ नीड्स अराइज। अगर शेयर होल्डर कंपनी में नहीं रहना चाहता है तो अपना शेयर बेच के कंपनी से निकल सकता है। दिस अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट द कंपनी एज अ फेवरेबल एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। इस तरह अगर कोई शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया है कंपनी में तो अपना निकाल सकता है और दूसरा शेयर होल्डर उसमें पैसा डाल सकता है। इस तरह कंपनी में इन्वेस्टमेंट का ब्लॉकेज नहीं होता है और कंपनी में एक फेवरेबल प्लेस होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का लाइफ लॉन्ग होता है। पहले बता दिए किसी के मरने, रिटायर होने, रेजिग्नेशन करने, इंसॉल्वेंसी, पागल होने से कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी क्या है, सेपरेट है अपने मेंबर से। कंपनी चलता रहेगा, चाहे उसके मेंबर मर भी जाएं फिर भी कंपनी चलता रहेगा। कंपनी सिर्फ तभी बंद हो सकता है जब कंपनी को बंद करने के लिए लीगल प्रोसेस को फॉलो करके बंद किया जाए। कंपनी एक्ट 2013 की लीगल प्रोसेस को फॉलो करके बंद किया जाए। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी को बहुत स्कोप है। सारे जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी से ज़्यादा स्कोप है कंपनी को एक्सपेंड करने का एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, चाहे कोई भी हो। कंपनी हैज़ अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू द लोन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक से भी पैसा लिया जा सकता है, बैंक भी लोन देने के लिए तैयार रहती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी लोन देने के लिए तैयार रहती है। देयर इज अ ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, इसलिए कंपनी को एक्सपेंड करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। द इन्वेस्टर आर इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन शेयर बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी। इन्वेस्टर भी बहुत आराम से इसमें पैसा लगाते हैं बिना किसी चिंता का, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, शेयर बेच भी सकते हैं और इसमें रिटर्न का भी संभावना ज़्यादा होता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता है, इसके कारण इसका एक्सपेंशन बढ़ता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी में एक फीचर है कि कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो मैनेजर अपॉइंट करते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनको हाई सैलरी देते हैं, जिसके कारण अच्छे मैनेजर को रख सकते हैं। इट कैन देयर फॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऐसे लोगों को रखा जा सकता है जो अपने एरिया ऑफ अपने डिफरेंट एरिया में एक्सपर्ट हैं। द स्केल ऑफ ऑपरेशन इन अ कंपनी लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसके कारण कंपनी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, मतलब काम का बंटवारा हो पाता है। ईच डिपार्टमेंट डील विथ पर्टिकुलर एक्टिविटी, हर डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को डील करता है एंड इज हेडेड बाय द एक्सपर्ट, और उसका हेड कौन होता है, एक्सपर्ट उसका हेड होता है। दिस लीड टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग, इसके कारण डिसीजन मेकिंग बैलेंस होता है, क्योंकि एक एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग जब डिसीजन लेते हैं तो बैलेंस डिसीजन होता है। और ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनीज ऑपरेशन, कंपनी का ऑपरेशन में एफिशिएंसी आती है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है कंपनी की, कंपनी क्या बुराई है। एक तो बनाना कंपनी को कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नहीं, कंपनी का फॉर्मेशन करना कम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है। लैक ऑफ कंट्रोल, डबल टैक्सेशन, लैक ऑफ सेक्रेसी, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, क्रेडिट लिमिटेशन, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसको फॉर्मेशन करना बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत लेंदी है। कंपनी को बनाना एक बहुत टाइम, एफर्ट, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करके इसको बनाया जाता है। तो एज ए कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप जिस तरह बहुत आसानी से बन जाता है, पार्टनरशिप भी आसानी से बन जाता है, कंपनी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, यही एक इसका डिमेरिट है। अगला डिमेरिट क्या है, लैक ऑफ सेक्रेसी, कंपनी में कुछ भी सेक्रेट नहीं है, हर चीज़ को आपको डिस्क्लोज करना है। कंपनी एक्ट में ही लिखा हुआ है कि एक कंपनी को टाइम टू टाइम सारे अपने इंफॉर्मेशन
टू द ऑफिस, रजिस्ट्रार को कंपनी को देते रहना पड़ता है। सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो, पब्लिक को भी इन्फॉर्मेशन, अपने स्टेक होल्डर को भी इन्फॉर्मेशन देते रहना पड़ता है। इट इज़ देयर फॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सेक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, इसलिए कंपनी के ऑपरेशन के लिए हम कोई सेक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, कंपनी में ऑनर कोई और है, वर्कर कोई और है, मैनेजर कोई और है, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट leads to situation in which there is a lack of efforts as well as personal involvement on the part of the office of the company। कंपनी के वर्कर कंपनी को अपना नहीं समझते, बस इतना समझते हैं कि यहाँ हमें काम करना और सैलरी लेनी है। मैनेजर भी इसको अपना नहीं समझते, वो भी बस सैलरी के लिए काम करते हैं। तो जब अपनापन नहीं होगा बिजनेस के साथ, जिस तरह सोल प्रोवाइडरशिप में अपनापन होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अपनापन होता है, इसमें ऐसा कोई अपनापन नहीं है, इसीलिए इसको इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसके कारण कंपनी के लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे इसके काम करने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसमें पैसा तो किसी और का लगा हुआ है। लार्ज साइज ऑफ द कंपनी फर्दर मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर एंड द टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय, कस्टमर एंड क्रेडिटर। एक तो बहुत बड़ा साइज होता है, करोड़ों शेयर होल्डर, करोड़ों एम्प्लॉय, करोड़ों वर्कर होते हैं, कस्टमर होते हैं, तो किसी का किसी के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं हो पाता है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। ये इसका डिमेरिट है। नेक्स्ट है न्यूमरस रेगुलेशन, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए तो कंपनी एक्ट में रूल्स रेगुलेशन बनाए, सेबी भी बीच बीच में रूल बनाती रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी तरह तरह के रूल बनाती रहती है। तो फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्ट टू मेनी लीगल प्रोविजन एंड कंपल्सन, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी इज बर्डन द न्यूमरस रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से कंपनी के बोझ से रूल्स के बोझ से कंपनी दबी हुई है। ऑडिट के लिए अलग रूल है, वोटिंग के लिए रूल है, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेशन फ्रॉम द डिफरेंट एजेंसी, रजिस्ट्रार, सेबी, सबसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। दिस रिड्यूस द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी को जब इतना सारा रेस्ट्रिक्शन आप लगाओगे तो उसका फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन खत्म हो जाता है। एंड टेक्स अवे अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी, इसके कारण कंपनी का बहुत सारा टाइम, एफर्ट और मनी बर्बाद होता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, कंपनी में बहुत सारे लोग डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज, एक तो डेमोक्रेटिकली मैनेज होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको मैनेज करते हैं, फॉलोड बाय टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, बहुत तरह के लोग कंपनी को मैनेज करने में लगे होते हैं। कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल मे कॉज डिले, नॉट ओनली टेकिंग डिसीजन बट ऑल्सो इन एक्टिंग अपॉन देम, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डिले होता है, कोई यस बोलता है, कोई नो बोलता है, कोई इस तरह करो, कोई उस तरह करो, तो कंपनी के डिसीजन लेने में बहुत डिले होता है। ऑलिगरेकिक मैनेजमेंट, कंपनी के शेयर होल्डर कोई कहीं और बैठा हुआ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं और बैठे हुए हैं, तो कंपनी का जो क्रीम है, कंपनी का जो बेनिफिट है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते रहते हैं, शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं पहुंचाते हैं। इन थ्योरी कंपनी इज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव द शेयर होल्डर हु आर द ऑनर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन रियल में ऑनर तो शेयर होल्डर ही है। ये थ्योरिकल बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। इन द मोस्ट लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ मल्टीट्यूड ऑफ शेयर होल्डर, बहुत सारे शेयर होल्डर है, द ऑनर हैव मिनिमम इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस, ऑनर का जो इन्फ्लुएंस है बिजनेस में बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। इट इज़ सो बिकॉज द शेयर होल्डर आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि शेयर होल्डर एक जगह तो है नहीं, यूनाइटेड तो है नहीं, पूरे कंट्री में क्या पूरे दुनिया में फैला हुआ है। एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जनरल मीटिंग, मीटिंग भी कंपनी की होती है तो बहुत कम शेयर होल्डर उसमें अटेंड करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फ्रीडम मिल जाता है काम करने के लिए, एंड एक्सरसाइजिंग देयर पावर विच दे समटाइम्स यूज इवन कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, अब उस पावर का वो मिसयूज भी करते हैं, कभी कभी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में भी पावर यूज करते हैं, मतलब शेयर होल्डर के को लॉस पहुंचाते हैं। डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर इन सच अ सिचुएशन हैव नो ऑप्शन बट टू सेल देयर शेयर, अब शेयर होल्डर जो डिससेटिस्फाई होते हैं उस शेयर को बेच देते हैं एंड एग्जिट द कंपनी, और कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। एज द डायरेक्टर वर्चुअली एंजॉय द राइट टू टेक ऑल मेजर डिसीजन, इट लीड टू द रूल बाय अ फ्यू, मतलब डायरेक्टर ही सारे कंपनी को मैनेज करने लगते हैं, सारे राइट्स खुद ही अपना यूज करने लगते हैं, इसके कारण कंपनी को
कंपनी के कुछ राजा बन जाते हैं और सब लोग कंपनी के दूर से ही बस दर्शन करते रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी में हमेशा इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। तो जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसे हाई सैलरी मिले, हाई क्वालिटी। कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, सबका अपना अपना लेकिन शेयर होल्डर क्या चाहेगा कि उसे हायर रेट ऑफ डिविडेंड मिले। तो दिस डिमांड पोज प्रॉब्लम इन द मैनेजिंग द कंपनी एज इट ऑफन बिकम्स डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट। इतने सारे लोगों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है। अब हम लोग एक बार डिफरेंस देखते हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा है, सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करें। सोल प्रोवाइडरशिप में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, सोल प्रोवाइडरशिप फॉर्म करना ईजी है। पार्टनरशिप में तो रजिस्ट्रेशन है लेकिन वो भी ऑप्शनल है, तो भी ईजी हो गया। जॉइंट हिंदू फैमिली में भी बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटी है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी, एक रजिस्ट्रेशन में एग्जेम्पशन भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसमें भी लीगल फॉर्मेलिटी है, लेकिन कंपनी में तो रजिस्ट्रेशन एकदम कंपलसरी है, बहुत लेंदी प्रोसेस है इसका सेटअप करने का। मेंबर की बात करें, इसमें 1 मेंबर होते हैं, इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, इसमें एटलीस्ट 2 होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में, और सारे मेंबर का कोई लिमिट नहीं है। इसमें एटलीस्ट 2 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसमें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसमें बहुत कम पैसा लगा होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा होता है सोल प्रोवाइडरशिप में। जॉइंट हिंदू फैमिली में परिवार का पैसा लगा होता है, कोऑपरेटिव में भी लिमिटेड पैसा लगा होता है, लेकिन कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है। लायबिलिटी की बात करें तो कोऑपरेटिव और कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है, सोल प्रोवाइडरशिप और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता का अनलिमिटेड है और सबका लिमिटेड है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसका सारा कंट्रोल मैनेजमेंट ऑनर ही करता है। पार्टनरशिप में कंट्रोल और मैनेजमेंट सारे पार्टनर मिलकर करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता करता है, कोऑपरेटिव में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करता है, और कंपनी में सेपरेशन बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, ऑनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है, तो मैनेजर अलग करते हैं कंट्रोल। कंटिन्यूटी की बात करें तो इसमें बहुत कम कंटिन्यूटी होती है। पार्टनरशिप भी कंटिन्यूटी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में भी बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है, कोऑपरेटिव में भी कंटिन्यूटी रहती है, और कंपनी में तो हाई कंटिन्यूटी रहती है। तो इस तरह हम लोगों ने सभी तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस देख लिया। इसी के साथ ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।